Hello everyone. Welcome back to IS Cafe. My name is Priyanka. Let us begin with today's decoding session of the Hindu, 3rd of November 2023. From today's newspaper, we'll be discussing three important topics. Number one is about the poor air quality in Delhi. दिल्ली की हालत सभी को पता है, जैसे विंटर्स आने वाली होती है वहां पे जो स्मॉग है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, इस हद तक कि लोगों को वहां पे रहना जो है वो भी मुश्किल हो जाता है। तो आज का जो डिस्कशन होगा सबसे पहला वो होगा दिल्ली की पुअर एयर क्वालिटी के बारे में। देन विल बी टॉकिंग अबाउट द persistent inflation alongside the moderate growth remains a challenge. तो here we'll be talking about कि इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बीच में एक बैलेंस बना के रखना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा चैलेंजिंग है। तो we'll be discussing about that balance. And at third, the failure of the United Nations in resolving the conflict. Obviously, particularly अभी इसराइल पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, बट यूनाइटेड नेशन का जो फेलियर है वो काफी टाइम से नोटिस किया जा रहा है। इट इज जस्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल, अगर हम पूरे अभी तक की बात करें, ठीक है। So before we move forward, this is our channel IS Cafe. If you're really liking our initiatives, please support us by subscribing our channel and like and share our video. Now, starting with the first discussion. What are the reasons behind the rising pollution level in the Delhi during the winter? बिकॉज दिल्ली में एयर पोल्यूशन हो रहा है ये हम सबको पता है, ठीक। कि जैसे ही विंटर्स आती है, दिवाली का टाइम आने वाला होता है, वहां पे जो पोल्यूशन है वो इतना सिवियर हो जाता है कि आप उस पर कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते हो कि नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। वहां पे बहुत ज्यादा डिजीज लोगों को हो रहे हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज लोगों को हो रहे हैं। तो इसके रीजन को आप जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो रीजन है स्टबल बर्निंग, सबसे पहला रीजन है स्टबल बर्निंग। बहुत बार सुना होगा न्यूज में स्टबल बर्न, स्टबल बर्न, है ना, स्टबल बर्न। इसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर के अंदर जो क्रॉप्स होती हैं उनको बेसिकली हम डिवाइड करते हैं एज अ रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप, ठीक है। So there are two purpose. So there are two types of crops. One is your rabi crop and one is your kharif crop. तो एक वो क्रॉप होती है जिसको आप विंटर्स में ग्रो करते हो, उगाते हो, और जैसे समर आने वाला होता है आप उसकी कटाई करते हो, ठीक है। फसल जो है उसको आप काटते हो। तो इसी से रिलेटेड आपके पास स्टबल बर्निंग, यानी वो क्रॉप्स जो कि आपने गर्मियों में उगाई थी उसकी कटाई आप करोगे सर्दियों के अंदर, और सर्दियों के अंदर जो क्रॉप आप काटोगे उसके बाद जो आपको जमीन मिलती है उसमें आप फिर से नई जो खेती है वो करते है ना। बट पंजाब हरियाणा जो वाले जो क्षेत्र है, मोस्टली पंजाब वाला जो क्षेत्र है, उसमें रबी और खरीफ क्रॉप के बीच में हमारे पास चावल की खेती बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे नहर है, पानी जो है सदाबहार रहता है। तो जैसे ही ये सर्दियों का टाइम आता है, जो प्रीवियस क्रॉप है उनको वो काट देते हैं, उनके पास बहुत कम टाइम बचता है कि उस खेत को पूरी तरह से साफ कर पाए। तो वो क्या करते हैं, वो जो बचा हुआ रेजिड्यू है खेतों में उसको जला देते हैं, पराली जिसको बोलते हैं उसको जला देते हैं। तो वो जलना जो होता है वो इतना ज्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि ये वही टाइम होता है जब आपके पास साउथ वेस्ट मानसून जो है खत्म होकर अपने रिटर्न पे जा रहा होता है, हवाएं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चल रही होती है। तो ये हवाओं के साथ ये पॉल्यूटेड वाली जो हवा है वो दिल्ली की तरफ चलती है, और दिल्ली एक लैंडलॉक्ड एरिया, लैंडलॉक्ड रीजन है, और वहां पे पूरी तरह से एयर पॉल्यूटेंट का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जब स्टबल बर्निंग की बात करते हैं, फार्मर्स इन द पंजाब एंड हरियाणा दे बर्न द क्रॉप रेसिड्यू टू क्लियर द फील्ड फॉर द नेक्स्ट सीजन। अभी हमने बात करी, दिस प्रोसीजर produces a lot of smoke and particulate matter that gets carried by the wind to Delhi and other parts of the North India. तो क्लियर हो गया कि सबसे पहले वो अपने खेतों को क्लियर करती है, इसको पराली को जला के, और वो नॉर्थ वेस्ट जो रिटर्निंग मानसून होता है उन हवाओं के साथ में जब ये पराली का पूरा धुआं जलने की वजह से जो धुआं है वो नॉर्थ इंडिया में जाता है, दिल्ली में जाता है, और वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो जो सफर है इट इज रिलेटेड टू द एयर क्वालिटी इंडेक्स 2021 में स्टबल बर्निंग का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था पोल्यूशन में वो 25% था। सोच के देखो,
कि अगर हम एयर पॉल्यूशन की बात करें उसमें इकलौता स्टबल बर्निंग जो है 25% एयर पॉल्यूशन कॉज कर रहा है। Stubble burning emits toxic pollutants in the atmosphere containing harmful gases जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, कार्सिनोजेनिक है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसको आप ज्योग्राफी से साथ में कनेक्ट करते हुए चलिएगा। जब भी हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में, दैट ये हमारे पास अर्थ है। अर्थ के आपके पास अलग अलग लेयर्स होती हैं। ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, आइनोस्फेयर है। इनमें ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जो कि क्या करती है, आपके पास सनलाइट वगैरह जो है उनको उनको एब्जॉर्ब करती है, हीट को एब्जॉर्ब करती है। जब ये ग्रीन हाउस गैसेस पॉल्यूटेंट्स जो है ये बढ़ जाते हैं तो हीटिंग आपके पास ज्यादा हो। अगर आपको ज्योग्राफी की कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ने हैं तो आप इसी चैनल पे ज्योग्राफी की जो सीरीज आप उसको देख सकते हो। हमने हमारे चैनल पे पूरी ज्योग्राफी की एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम लोग क्लाइमेटोलॉजी की लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं और हमें क्रोनोलॉजी फॉलो करनी है जिसमें हम क्लाइमेटोलॉजी करेंगे, फिर जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और एग्रीकल्चर वाली जो ज्योग्राफी है, एंड देन विल बी कमिंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स है, एनवायरमेंट। तो यहाँ पे आपको पूरी तरह से स्टैटिक का जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू अवर डिस्कशन, जैसे कि हमने बात करा विंड डायरेक्शन के बारे में, वही आपका पास सेकंड पॉइंट है। जब हम इंडिया के बारे में बात करते हैं तो दिस इज समथिंग अवर इंडिया। मॉनसून की जो विंड है वो इस तरह से आती है, साउथ वेस्ट मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून। लेकिन जब मॉनसून जा रहा होता है आपको हवाएं इधर जाएगी, नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाती हुई देखिए। तो यहाँ पे कोई भी बर्निंग होती है तो वो हवाओं की वजह से इस एरिया में आता है। दैट मीन्स wind direction plays a significant role in Delhi's air pollution, especially during the winter months. Why? Because the predominant direction of the wind in Delhi is north-westerly post-monsoon. So these winds bring dust and smoke to the city when stubble is being burnt in Haryana and Punjab. So according to a study conducted by the National Physical Laboratory, 72% of Delhi's wind in winters comes from the northwest. A change in the wind direction means pollutants are not carried into the city. अगर विंड डायरेक्शन ऐसी नहीं होगी तो आप क्या कर सकते हो, देखो इसको अच्छे से समझो। ये आपके पास नॉर्थ वेस्टर्ली विंड और ये आपके पास ईस्टर्ली विंड। यहाँ पे इस विंड की वजह से दिल्ली जो है वहां पे आपके पास पूरा जो है हवा आती है। अक्टूबर यूजुअली मार्क्स द विड्रॉल ऑफ द मॉनसून नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड चेंजेस फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्ली ईस्टर्ली टू द नॉर्थ वेस्टर्ली। और यही रीजन है कि राजस्थान से पाकिस्तान, अफगानिस्तान यहाँ पे स्टॉर्म्स जो है वो आते हैं। एक और रीजन यहाँ पे हो सकता है टेम्परेचर इन्वर्जन का, टेम्परेचर इन्वर्जन। ये हमने 2 दिन पहले ही पूरे डिटेल में किया है ज्योग्राफी की सीरीज के अंदर, टेम्परेचर इन्वर्जन। इसमें क्या होता है, देखो जब आप अर्थ के सरफेस से, ये है आपके पास अर्थ, when you move at a height or an altitude, जब आप अर्थ सरफेस के ऊपर हाइट पे चलते हो तब आपके पास जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है। जो आपके पास टेम्परेचर है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। बट समटाइम्स टेम्परेचर हाइट के साथ डिक्रीज होने की वजह से ना होने के बजाय बढ़ जाता है। तो ये जो नॉर्मल कंडीशन है कि हाइट के साथ टेम्परेचर कम होता है, ये है आपके पास लेप्स रेट। इसको हम क्या बोलेंगे, लेप्स रेट। यानी कि नॉर्मली जब हाइट के साथ टेम्परेचर कम होता है उसको हम लेप्स रेट बोलते हैं। बट समटाइम्स ये उल्टा हो जाता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर भी बढ़ने लग जाता है। दिस इज नोन एज योर टेम्परेचर इन्वर्जन। एक ऐसा फिनोमेना है that occurs when the air temperature increases with altitude instead of decreasing as usual. यानी लेफ्ट साइड का उल्टा, नेगेटिव लेफ्ट साइड। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये पूरी वार्म एयर बन जाती है अबाउ अ लेयर ऑफ कोल्ड एयर, जिसकी वजह से पॉल्यूटेंट वहां पे ट्रैप हो जाते हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन अफेक्ट्स द दिल्लीज पोल्यूशन इन विंटर देन वेदर इज कोल्ड एंड काम। और जो स्टबल बर्निंग से आपके पास पॉल्यूटेंट्स हैं, व्हीकल इमिशन, इंडस्ट्रियल एमिशन और भी जो सोर्सेस है, ये पूरी तरह से स्मॉग की थिक लेयर बनाती है। देखो नॉर्मल कंडीशन क्या है, ये है। थर्मल इन्वर्जन में क्या होता है, इस तरह से ये चीज देखने को मिलती है। अब एक और रीजन हो सकता है ड्राई
और स्टिल एयर के बारे में, ठीक है। यू कैन टॉक अबाउट द ड्राई एंड स्टिल एयर। विंटर्स में बारिश जो है वो कम होती है, विंड स्पीड कम है, विच मीन्स कि जो पॉलिटिक्स है वो वॉट कभी नहीं हो पाते। उसकी वजह से भी एक रीजन आप यहाँ पे बात कर सकते हो। विंटर के अंदर व्हीकल और जो इंडस्ट्रियल एमिशन है उसकी भी हम बात करते हैं। दिल्ली एज अ लार्ज पॉपुलेशन और व्हीकल्स भी उतने ही ज्यादा है जो कि हार्मफुल गैसेस और पार्टिकल्स को सिक्रीट करते हैं या एमिट करते हैं। The industries in and around the Delhi also contribute to the pollution by burning the fossil fuel and release the chemicals into the air. A study by IIT Delhi noted that vehicular emissions contribute around 25% to Delhi's PM 2.5 level. Dust storms, firecrackers, domestic biomass burning. So these are some of the other sources of pollution that increase during the winters. Dust storms bring dust particles from the arid regions. तो ये पटाखे वाला तो केस हमेशा से चलता है, लेकिन सरकार ने किन किन तरीकों से कोशिश करी कि दिल्ली के जो अंदर पोल्यूशन उसको कम कर पाए। पहला इन्होंने बनाया ग्रीन वॉर रूम। 9 मेंबर की टीम थी जो कि क्या करती थी, मॉनिटर करेगी एक्शंस टेकन बाय 20 गवर्नमेंट एजेंसीज अगेंस्ट द पोल्यूशन ऑन रियल टाइम इन डेली। फिर एंटी पोल्यूशन कैंपेन चलाए गए, जैसे कि युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, प्रदूषण के खिलाफ हमें युद्ध करना है, कैंपेन स्टार्ट किया। एक ग्रीन दिल्ली एप्लीकेशन आई, बायो डिकम्पोजर्स के बारे में बात करी, वाटर स्प्रिंकलर यानी कि जो बारिश कम होने की वजह से जो वॉश आउट नहीं हो पा रहे थे वो वाटर स्प्रिंकलर्स की मदद से करने की कोशिश कर रहे थे। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। देयर आर मेनी थिंग्स। नाउ कमिंग to our second discussion that talks about the persistent inflation alongside the moderate growth remains a challenge. देखो, ये हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट के अंदर जब पैसा होता है, इसको आप समझो एक नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई का खेल है ये। कोई भी एक वॉलेट या पर्स ले लीजिए आप, मान लो कि वो 100 रुपये का पर्स है, 100 रुपये का पर्स। तो आप गए कि भाई मुझे ये पैसे 100 रुपए है मेरे पास और ये पर्स मुझे दे दीजिए, वो दे देगा। लेकिन पर्स दुकानदार के पास 5 से 10 ही है, मान लो 10 है, आप 100 रुपए में वो बेच रहा है। लेकिन अचानक से डिमांड बढ़ गई, जो आ रहा है वो कह रहा है भाई हमारे पास क्या है, पर्स दे दो, ये 100 रुपए है, पर्स दे दो 100 रुपए है, लेकिन सामान उतना ही। दुकानदार क्या करेगा, दुकानदार क्या करेगा, बोलेगा नहीं ये जो है 500 रुपए का पर्स है भाई, ये 500 रुपए का पर्स है। तो ये खरीदने वाले क्या बोल रहे हैं कि हाँ हमारे पास 500 है, तो ये और दाम बढ़ा देगा। मतलब मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि मार्केट में अगर पैसा होता है ना, मनी अगर मार्केट में है, मनी अगर मार्केट में है तो सामान का जो दाम है वो बढ़ेगा, सामान का जो दाम है वो बढ़ेगा, यानी इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज होगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। ये समझ रहे हो आप? एक तरह से इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन क्या होता है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। इन्फ्लेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं, ये है आपके पास इन्फ्लेशन, increase in the price of general goods and services, basket of goods and services. So why I'm saying ki if there is market money in the market, so it is directly proportional to the inflation. तो यहाँ पे inflation जो है वो बढ़ेगा, inflation जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। मार्केट में पैसा है तो inflation बढ़ेगा। कैसे है ये अभी अभी हमने देखा। मान लो कि आपके पास कोई यहाँ पे 1 2 3 4 4 आपके पास यहाँ पे आइसक्रीम है और खरीदने वाले आपके पास क्या है, नॉर्मल जितने हमेशा आते थे उतनी, एवरेज जितने खरीदते थे उतनी। तो ये आपके पास कह रहा है कि भाई ये 30 रुपए का आइसक्रीम का कौन है। अब अचानक से डिमांड बढ़ गई कि भाई हमारे घर पे हो गई, शादी वादी आ गई, कुछ भी आ गया, मुझे तो आइसक्रीम चाहिए कम से कम 100 या 1000 दे दो। लेकिन इसके पास सामान इतना है नहीं, डिमांड ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इसका दाम बढ़ा देगा कि 30 की नहीं भाई साहब 50 की है। मतलब मार्केट में अगर आप पैसा देने वाले इंसान है तो भाई बेचने वाला उसका दाम बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो आप सीधा सीधा ये बोल सकते हो that inflation is directly proportional to the money supply in the market, to the money supply in the market। तो जब ये फंडा क्लियर है, जब आपके पास इक्वेशन क्लियर है,
तो आपको ये समझ आ जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। अगर किसी देश में अगर हमको हमारी कंट्री के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराना है तो पैसा फेंकना पड़ेगा, क्लियर है, पैसा फेंकना पड़ेगा। सरकार क्या कहती है कि भाई हमें करवाना है ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये मैंने करवाया ग्रोथ, ये मैंने करवाया डेवलपमेंट। अरे जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करोगे तो मतलब मार्केट में आप क्या कह रहे हो, पैसा फेंकने की बात कर रहे हो, मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हो, लेकिन इससे तो फिर आपके पास इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली यही डिस्कशन है इस एडिटोरियल में बार बार कि भाई हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराए इन्फ्लेशन को रोके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराए इन्फ्लेशन को रोके। तो यही सरकार के पास चैलेंज है, यही बैंक के पास चैलेंज होता है कि किस तरह से हम ग्रोथ और इन्फ्लेशन जो है इसके बीच में एक बैलेंस बना के चले, ग्रोथ और इन्फ्लेशन जो है इसके बीच में एक बैलेंस बना के चले। और यहीं से कंसेप्ट आता है आपके पास फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग का। क्या आता है, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग का। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। कैसे, आपके पास जब भी आप पॉलिसीज के बारे में बात करते हो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिसी। नंबर वन इज अबाउट द फिस्कल पॉलिसी। एक होगी यहाँ पे आपके पास फिस्कल पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है थ्रू द टैक्सेशन सिस्टम। और एक होगी आपके पास मॉनेटरी पॉलिसी, एक है आपके पास मॉनेटरी पॉलिसी, ये है मॉनेटरी पॉलिसी विच इज डिसाइडेड बाय बैंक, आरबीआई। जनरली क्या होता है, तीन आरबीआई के मेंबर होते हैं, तीन आपके पास और लोग होते हैं सरकारी, बट यूजुअली ये हम बोलते हैं आरबीआई के अंडर में होता है। ये अपनी एक बाई मंथली जो रिपोर्ट है, इनको बाई मंथली रिपोर्ट देनी पड़ती है जहाँ पे इन्फ्लेशन के बारे में बोलते कि इतना इन्फ्लेशन हो गया। तो इनको सरकार ने टारगेट दिया होता है कि 2 से 6%, 2 से 6%। इन्फ्लेशन 2 से कम नहीं होना चाहिए, 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए। तो आरबीआई में यूजिंग इट्स क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। So this is how debate is going on between the bank. Now coming to the third thing about the United Nations toothless ending war. क्या यूनाइटेड नेशन जो है नाकामयाब है, एक टूथलेस इंस्टीट्यूट है वॉर को खत्म करने के लिए? क्यों अब तक यूनाइटेड नेशन इनइफेक्टिव है इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट में सीज फायर लाने के लिए? तो सबसे पहले यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन है उसको हम समझ लेते हैं। यूनाइटेड नेशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये क्या है आपके पास, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। को क्यों बनाया गया था, इसका पर्पस क्या था? पूरे विश्व भर में, पूरी दुनिया में कोई भी झगड़ा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपको इंटरनेशनल कोऑपरेशन करवाना है कंट्रीज के बीच में, पीस एंड सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन करवाना है आपके पास जो भी मेंबर कंट्रीज उनके बीच में। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे यूनाइटेड नेशन की या फिर है, वो है मेंटेनिंग ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, promoting of human rights, fostering the social and economic development, protecting environment, humanitarian aid। लेकिन ये जो हमास का कॉन्फ्लिक्ट है भाई, इसमें तो यूनाइटेड नेशन फेल दिख रहा है, काम ही नहीं कर पा रहा है, सीजफायर ही नहीं ला पा रहा है। तो what are the events and factors that culminated in the creation of the UN and its civilization? तो इसको समझने से पहले हम एक बार इसका इवोल्यूशन देखते हैं। देखो 1920 में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर वन जैसे खत्म हुआ तो सबको लगा कि यार ये वर्ल्ड वॉर वन हुआ, ये झगड़ा किया, अल्टीमेटली सब लोग सफर कर रहे, तो हमें एक ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए जो कि पीस को मेंटेन करके रखे, फिर से ऐसे झगड़ा कभी हो ही नहीं फ्यूचर में। तो यहाँ पे लीग ऑफ नेशन बना 10 जनवरी 1920 को एज अ रिजल्ट ऑफ पीस, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। तो बेसिकली पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुई और वहां पे एक लीग ऑफ नेशन बना और वर्ल्ड वॉर वन जो खत्म हुआ। अब ये भी फेल हो गया क्योंकि कायदे से वर्ल्ड वॉर टू जैसी सिचुएशन आनी ही नहीं चाहिए क्योंकि इनका काम ही क्या था, पीस लाना। बट वर्ल्ड वॉर वन जो है वो खत्म होता है और वर्ल्ड वॉर टू भी होता है बाद में। 1941 में जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ तब 26 कंट्रीज की जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने एटलांटिक चार्टर को साइन किया। दे साइंड एटलांटिक चार्टर, दे साइंड एटलांटिक चार्टर। इन्होंने क्या बोला कि वॉर के बाद हम एक पोस्ट वॉर ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करेगा, जो कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करेगा। और 1945 में यूएन वाज फाउंडेड आफ्टर साइनिंग ऑफ यूएन चार्टर बाय 51 कंट्रीज।
1946 में पहली जो मीटिंग थी वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, वो यहाँ पे होती। और 1947 में इन्होंने अपना एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो बनाया। 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट अडॉप्ट किया गया और अब तक 193 की मेंबर स्टेट्स जो है वो बन रखे हैं। तो अब हम कह रहे हैं कि यूएन फेलियर है, तो उसका स्ट्रक्चर समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन, एक है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल ऑफ सेक्रेटेरिएट और यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सबसे इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे यूएनएससी को मान सकते हैं, यूएनएससी को मान सकते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, 5 यहाँ पे है परमानेंट मेंबर, 5 क्या है यहाँ पे परमानेंट मेंबर और 10 यहाँ पे है नॉन परमानेंट मेंबर, 10 यहाँ पे है नॉन परमानेंट मेंबर। लेकिन जो वीटो पावर है वो इनके पास है, परमानेंट मेंबर के पास। वीटो पावर बोले तो कोई भी रिजोल्यूशन आप यहाँ पे ला रहे हो, ये 5 परमानेंट मेंबर्स जो है उनमें से एक ने भी वीटो पावर यूज कर लिया कि भाई मैं वोट नहीं कर रहा हूँ, तो भाई वो कुछ काम का नहीं है, फिर वो कैंसिल है, आप उसको कुछ रिजोल्यूशन या फिर डेडलॉक को सॉल्व नहीं कर सकते। अक्सर होता है चाइना इज अ पार्ट ऑफ यूएनएससी का परमानेंट मेंबर। इंडिया जब भी इशू रेज करता है टेररिज्म को लेकर, वो वीटो पावर यूज करता है, तो अल्टीमेटली कुछ हो ही नहीं पाता। फिर यहाँ पे रशिया, वो रशिया खुद ही अपनी यूक्रेन का वॉर में उलझा हुआ है, टेंशन लगे पड़े, तो वो यहाँ पे कुछ वीटो पावर का यूज नहीं कर पा रहा है सॉरी, है ना। तो यहाँ पे ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स है जो कि आपस में सुप्रीम पावर्स, इनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हो पा रहे, तो इसी तरह से यहाँ पे बोला जा रहा है कि इरोडिंग द लेजिटिमेसी ऑफ यूएन। दो चीजें होनी चाहिए यूएन के पास, कि एक कन्वर्जन ऑफ व्यूज, जो मेजर पावर्स हैं उनके व्यूज पे कन्वर्जेंस हो, कॉपरेशन हो, बट नहीं हो रहा है। यूनाइटेड नेशन के अंदर आपके पास चाइना हुआ, रशिया और सबके अलग व्यूज चल रहे हैं। ग्लोबल पब्लिक गुड कुछ नहीं हो पा रहा है। तो ये जो पावर की इक्वेशन है, पहली बात वो परमानेंट है ही नहीं, वो बदल रही है, वो बदल रही है, बाइपोलर वाली सीन अब नहीं है। चाइना अपने आप में एक बहुत बड़े इमर्जिंग पावर बन गया है। So with major powers developing severe differences, they have made it impossible for the UN, with its frozen membership of decision-making bodies, जैसे कि UNSC है, they undertake any meaningful action. तो क्यों आपको UNSC को रिफॉर्म करने की जरूरत है? एक तो ये स्ट्रक्चर बहुत ही आउटडेटेड है, रिप्रेजेंटेशन इसमें इनएडिक्वेटेड है। ऐसे तो आप बोल रहे हो कि इतने मेंबर चाहिए, ये है फलाना है, लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंट वो है बॉडी यूएनएससी, उसमें 5 परमानेंट मेंबर है, उसमें आप उसको बढ़ावा दो, और भी कंट्रीज से उनको आप ले सकते हो। इक्विटेबिलिटी है नहीं, हिस्टोरिकली इसमें इनइक्विटी जो है वो चलती आ रही है, करंट चैलेंजेस को ये एड्रेस कर नहीं पा रहा, प्लूरलिज्म, डेमोक्रेसी, सब कुछ यहाँ पे किसी भी तरह से ये पॉजिटिव रोल जो है वो प्ले नहीं कर पा रहा। अब सीधा आप आ जाओ ब्रेनस्टॉर्मिंग। एक ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्वेश्चन को पढ़ो, यहाँ पे आप क्वेश्चन को पढ़ो, और ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देख सकते हो। 2017, 2017, 2019, 2020 के बाद 21-22 के पेपर देख सकते हो, इसमें क्वेश्चन आते ही आते हैं। 2020 में पूछा, critically examine the role of WHO in providing the global health security during COVID-19 pandemic. Then 2019 में यूनेस्को एंटी इजराइल बाइस, 2017 में इकोसॉक जो कि यूएन की ही बॉडी है, उस पर पूछा, यूनाइटेड नेशन 2017 में फिर से इन्होंने पूछा। So this is very important, right? So you have to write the answers, and this is it for today's video. If you like our videos, please आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपको कोई भी किसी भी तरह की का डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। और कल ही एक बच्चे ने कमेंट किया था अबाउट द वॉल्यूम, वी रियली अप्रिशिएट कि आपने अपना जो कंसर्न है वो रेज किया, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। वॉल्यूम जो है कुछ दिनों में आपके पास सॉर्ट आउट हो जाएगा। आई होप कि इको की प्रॉब्लम थी वो अब नहीं हो रही होगी, बट जो वॉल्यूम धीरे आ रहा है उस पर हम वर्क कर रहे हैं, राइट। एंड या आप कोई भी कंसर्न रेज करोगे, वी आर हियर टू हेल्प यू आउट, ओके। सो थैंक यू सो मच।